आज हम नागरिक शास्त्र पढ़ने वाले हैं और नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी यानी कि पावर शेयरिंग। साझेदारी एक सत्ता में, एक घर में, एक परिवार में क्यों जरूरी है, बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे। साझा करना जीवन जीने का एक ऐसा तरीका है जो सभी के जीवन में खुशी लाता है। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि जो सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या होता है। बेल्जियम रहा है, उसने क्या समझदारी दिखाई कि वहाँ पर जो एक गृह युद्ध जैसी संभावना हो सकती थी, लड़ाई जैसी संभावना हो सकती थी, वह नहीं हुई। फिर जानेंगे कि भाई जो सत्ता की साझेदारी होती है, क्या इसका कोई रूप है। हेलो एवरीवन, दृष्टि स्कूल के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पूर्णिमा शुक्ला और मैं आपको क्लास 9th और 10th में SST विषय पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम नागरिक शास्त्र पढ़ने वाले हैं और नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी यानी कि पावर शेयरिंग। तो क्या होती है पावर और क्या होती है शेयरिंग और क्यों ये जरूरी होती है। साझेदारी एक सत्ता में, एक घर में, एक परिवार में क्यों जरूरी है, बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे और पूरा का पूरा चैप्टर हम एक शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फटाफट से आप लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, है ना, स्क्रीन पर दिख रहा है, चैप्टर का नाम क्या है, सत्ता की साझेदारी। ठीक, तो चलिए पहले थोड़ा सा परिचय जानते हैं भाई कि क्या होता है ये। ठीक है, चलिए तो एक छोटा सा कोट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो बचपन से हमें सिखाया जाता है, शेयरिंग इज केयरिंग, है ना भाई। क्या है, शेयरिंग इज केयरिंग। तो ये देखो, ये तो बच्चियां हैं, आपस में क्या कर रही हैं, शेयर कर रही हैं और खुश हैं। देखो जब शेयरिंग होती है ना, जब हिस्सेदारी, सभी को बराबर प्राथमिकता दी जाती है तो सब कैसे होते हैं, खुश होते हैं। अब मान लो कि इस बच्ची को ज्यादा प्राथमिकता दी जाए, इसे कम दी जाए, तो ये क्या होगी, थोड़ी सी परेशान हो जाएगी, निराश हो जाएगी, दुखी होगी। और साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे से क्या करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं, जिससे कई बार विवाद होता है, लड़ाइयाँ होती है ना। तो ये दो बच्चियां हैं, ये आपस में कैसे कर रही हैं भाई, ये शेयरिंग और केयरिंग कर रही है। देखो कितने बढ़िया स्माइल सा फेस है, बिल्कुल हंसती हुई, मुस्कुराती हुई। और एक छोटा सा ये कोट्स है, क्या है भाई, साझा करना जीवन जीने का एक ऐसा तरीका है जो सभी के जीवन में खुशी लाता है। ठीक है, अगर कोई चीज आपके पास है और आप सबको बांटते हो, है ना, सभी को देते हो, तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि सभी खुश होते हैं, आप भी खुश हो जाते हो और सामने वाला भी खुश होता है। और सिर्फ अगर एक व्यक्ति को अधिकार मिले, सिर्फ एक व्यक्ति को ही ज्यादा प्राथमिकता दी जाए, तो सभी क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है ना, आपको पता है कि क्रिकेट की एक प्रॉपर टीम होती है और सभी का रोल होता है, सभी को कहीं ना कहीं प्राथमिकता मिलती है। कोई बॉलिंग करता है, कोई बैटिंग करता है, कोई फील्डिंग करता है, अलग अलग काम होता है। पर अगर ऐसा हो कि सिर्फ कैप्टन ही बॉलिंग करे, सिर्फ कैप्टन ही बैटिंग करे, है ना, सिर्फ कैप्टन ही सारे डिसीजन ले, तो क्या टीम जीत पाएगी? नहीं, हार जाएगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। और अगर हम सभी को मिलाकर चलते हैं तो क्या होता है, सब खुश होते हैं, सबकी हिस्सेदारी आती है तो सब अपना अपना कार्य करते हैं और अच्छे से काम होता है। ठीक है, तो इसीलिए भाई सत्ता में साझेदारी बहुत ही आवश्यक होती है ना। तो आई होप परिचय आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम आज का जो हमारा चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सत्ता की साझेदारी का परिचय मैंने आपको दे दिया है, पर अब हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं जो आपके बुक यानी कि आपके चैप्टर्स में दिया हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि जो सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे। देन आफ्टर आपकी बुक में दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, दो देश हैं, एक बेल्जियम है और एक श्रीलंका। दोनों देश में कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है ना। बेल्जियम में भी अलग अलग भाषा समुदाय वाले लोग हैं, श्रीलंका में भी अलग भाषा बोलने वाले और समुदाय के लोग हैं, लेकिन दोनों ने किस तरीके से कार्य किया, है ना, किस तरह से उन्होंने अपनी सत्ता में लोगों की साझेदारी की या नहीं की, ये कहानी देखेंगे। फिर देखेंगे कि इन दोनों में, बेल्जियम और श्रीलंका में, जो आपका श्रीलंका रहा है, बेल्जियम रहा है, उसने क्या समझदारी दिखाई कि वहां पर जो एक गृह युद्ध जैसी संभावना हो सकती थी, लड़ाई जैसी संभावना हो सकती थी, वह नहीं हुई। ठीक, फिर जानेंगे कि भाई जो सत्ता की साझेदारी होती है, क्या इसका कोई रूप है। जैसे कि हम आम भाषा में अगर जाने, हम जनरली अपने देखते हैं कि कुछ राज्य सरकार जैसा होता है, कुछ केंद्र सरकार होता है,
नगर पालिका होती है, पंचायत होती है, ये सब क्या है। तो साझेदारी के हम रूप भी देखेंगे, ठीक है। तो आज हम ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं, क्लियर है। तो सारी चीजें आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। अब हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, सत्ता की सत्ता का आपका साझेदारी का अर्थ। तो भाई ये देखो ये दो बच्चे हैं और एक ही टेडी है। अब इसके लिए दोनों बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, दोनों ही आपस में झगड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो कह रहा है मुझे चाहिए और ये बोल रहा है इसको चाहिए। और एक ही चीज के लिए, किसके लिए, एक ही चीज के लिए दोनों क्या कर रहे हैं भाई, लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब एक जो है ये वाले बच्चे, इसको सब कुछ दे दो और दूसरे को ना दो, तो क्या होगा, वो दुखी होगा, जलन करेगा, गुस्सा करेगा और एट द एंड वो क्या करेगा, उसका गुस्सा फूटेगा और वो विद्रोह कर देगा, ठीक। दूसरा एक और सिनेरियो है, अगर घर में भी कई बार ऐसा होता है, आपने बहुत सारे घरों में भी देखा होगा, स्पेशली अगर पुरुष महिला में देखें या लड़का लड़की में कई बार भेदभाव कर दिया जाता है। तो मान लो ये इसकी मम्मी है और ये दो बच्चे हैं, मम्मी भी क्या कर रही है, गिफ्ट लेकर आई, इस बच्चे को दे दिया और इस बच्चे को नहीं दिया। अब उसके मन में ये हो रहा है कि मम्मी पापा तो मुझे प्यार ही नहीं करते हैं, मम्मी तो उसको देती हैं। तो इसके मन में क्या होगा, मम्मी पापा की तरफ से लगाव कम होगा, वो उनकी ना इज्जत करेगी, जो मम्मी पापा कहेंगे उसकी बात नहीं मानेगी, अपनी मनमौजी करेगी। तो घर में भी कहीं ना कहीं क्या होगा, एक तरीके से रिश्ते खराब होंगे। अब यहीं पर क्या हो गया, निष्पक्षता की ओर, कि मम्मी ने एक टेडी दिया और दोनों को बोला कि मिलजुल कर रहो। यहाँ पर क्या है, कोई भी भेदभाव नहीं है, दोनों को दिया। मान लो अगर एक ही है तो दोनों को दे दिया कि दोनों मिलजुल कर रहो। तो अब लड़ाई भी नहीं होगी, बच्चों को भी लगेगा कि हाँ मम्मी मुझे भी प्यार करती है, इसे भी लगेगा कि मम्मी मुझे प्यार करती है। तो यहाँ पे कोई लड़ाई होगी नहीं, होगी, है ना। बराबर का सम्मान करना ही क्या है भाई, असली खुशी है। दो लोग हैं, जैसे कि एक घर में दो भाई बहन है ना, मम्मी पिज्जा लेकर आई, एक को दे दिया एक को नहीं दिया, तो उससे क्या होगा कि जो छोटा भाई है, बड़ी बहन जो भी है, जिसको नहीं दिया है उसको बुरा लगेगा। अगर दोनों को बराबर देंगे तो दोनों खुश रहेंगे। दोनों को बराबरी का अधिकार दिया कि भाई इतना सा पिज्जा था, दोनों को बराबर ऐसे स्केल से नाप कर दे दिया, ना तुम्हारा कम ना तुम्हारा कम, है ना, बराबर में दे दिया, तो दोनों क्या रहेंगे, खुश होंगे। और बच्चे या हम लोग बड़े ही भोले होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं ना, बड़े ही भोले होते हैं, अगर उन्हें बराबरी और सम्मान मिल जाता ना तो खुश हो जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्या होंगे, ये लोग खुश रहेंगे। और समानता से क्या होती है, जब बराबर सभी को समानता मिलती है, जब सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, सभी के लिए समान नियम है। अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसके लिए समान सजा है, किसी ने अच्छा कार्य किया है तो उसके लिए समान नियम है। तो ऐसे में क्या होगी, शांति होगी, है ना। और अगर आपने भेदभाव किया कि नहीं नहीं ये तो ऊंचे हैं, ये नीचे हैं, ऐसा करने में ये अलग जाति के हैं, वो अलग धर्म के, वो अलग भाषा के, तो ऐसे में क्या होती है, अशांति होती है। इसीलिए क्या होना चाहिए, आपके देश में कोई भी धर्म जाति के लोग हों, सबको प्राथमिकता देनी चाहिए, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप इग्नोर करेंगे तो उनके मन में क्या आएगा, क्रोध आता है, गुस्सा आता है, ठीक है। तो समानता से क्या मिलती है भाई, शांति होती है, और जब शांति रहती है तो देश का माहौल बढ़िया रहता है, ठीक है। तो हमने साझेदारी का अर्थ समझ लिया। देखो अब ये देखो सभी लोग कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं आपको, साझेदारी, है ना, मिलजुल कर अगर कोई हम काम करेंगे। आपने एक स्टोरी सुनी होगी बचपन में, गट्ठर वाली, कि अगर एक लकड़ी है उसको आपने सिंगल तोड़ दी, है ना। अच्छा, समानता से एक फायदा और भी होता है, यूनिटी आती है, एकता आती हो, और एकता में अगर कोई विपदा आ गई, मान लो कोई विपदा आई, तो सब लोग इकट्ठे उसका निवारण कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मान लो सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, तो कोई मुसीबत आएगी तो सभी के सभी साथ में खड़े हो जाएंगे, है ना। तो ये भी फायदा होती है और तभी शांति रहेगी देश में। तो ये चीजें हमने देख ली। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो भैया सत्ता में साझेदारी का अर्थ आप सभी को समझ आया कि नहीं, आ गया ना, आगे बढ़े। अब हम समझते हैं अर्थ, आपके थोड़ा सा नॉर्मल टेक्स्ट में समझ लेते हैं। जब किसी देश, कहां पर भाई, ये देश की बात कर रहा है, जब किसी देश, राज्य या समाज में सत्ता यानी कि पावर एक ही व्यक्ति या एक समूह के हाथ में ना होकर अलग अलग लोगों के पास हो, अलग अलग समुदायों के पास हो, अलग संस्थाओं के बीच बटी होती है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, पावर शेयरिंग कहा जाता है। समझ गए, पावर शेयरिंग किसे कहा जाता है, जब जो शक्ति है अलग अलग आपके संस्था में, अलग अलग आपके क्या बोलते हैं समुदाय में, अलग अलग व्यक्तियों को, लोगों के बीच में जब बटी होती है, तो ऐसे में क्या होती है भाई, उसे कहा जाता है सत्ता में साझेदारी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सभी लोगों को निर्णय लेने में भागीदारी देना, संघर्ष कम करना और
लोकतंत्र, लोकतंत्र को क्या करना है भाई, मजबूत बनाना है ना भाई। हम लोकतांत्रिक देश में हैं और लोकतंत्र में तो साझेदारी बहुत ही अनिवार्य है। आप किसी भी अलग धर्म के हैं, अलग जाति के हैं, आपकी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी किसी अलग धर्म जाति की है। क्यों? क्योंकि आप इस देश में रह रहे हो तो आपकी भी बात मानी जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है लोकतंत्र के लिए कि आप क्या करें, सभी लोगों को प्राथमिकता दें, किसी एक वर्ग को ना दें। समझ आ गया? क्लियर है? ठीक है, देखो सब मिलजुल कर काम करेंगे तो कितना बढ़िया है। सब मिलजुल कर काम करेंगे तो एक सुंदर सा अर्थ बनाएंगे, एक सुंदर सा देश बनाएंगे हम, है ना। तो साझेदारी बहुत आवश्यक है। साझेदारी को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो कि बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है, बहुत सारे जंगल कट रहे हैं, है ना, बहुत सारी गंदगी है, तो इसमें साझेदारी में क्या है कि सभी लोग मिलकर, सभी की अगर भागीदारी हो, है ना, कि सब लोग एक एक पेड़ लगाएं तो अच्छा जंगल बन जाएगा, है ना, तो प्रदूषण भी कम हो जाएगा। तो साझेदारी आवश्यकता है कि आवश्यकता होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। ठीक, चलिए आगे जाने। अब समझते हैं बेल्जियम की कहानी। तो हमने बात की भाई कि आपके चैप्टर में दो कहानियां दी गई हैं, एक है बेल्जियम की और एक है श्रीलंका की। तो सबसे पहले बेल्जियम के बारे में थोड़ा सा उसका परिचय जान लेते हैं, आपकी किताब में दिया हुआ है। तो बेल्जियम जो है ये आपका देश है और यूरोप जो आपका कॉन्टिनेंट है वहां पर ये स्थित है। यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, यानी कि हम एरिया की बात करें, तो ये एरिया में जो है हमारे देश का जो हरियाणा है ना, उससे भी छोटा है। हरियाणा राज्य हमारे देश का जो है, भारत का, उससे भी छोटा ही है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। और आबादी लगभग 1 करोड़ है और इसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है? वो 1 करोड़ है। क्लियर है? अगर हम बात करें कि जो आपका मान लो ये आपका जो ये है बेल्जियम है, क्या है बेटा आपका, ये जो आपका बेल्जियम है ना, इसकी सीमा कहाँ कहाँ से लगती है, यानी कि ये कहाँ कहाँ से अपने बॉर्डर लाइन शेयर कर रहा है? तो भैया फ्रांस में भी बॉर्डर लाइन शेयर करता है, नीदरलैंड में भी करता है, जर्मनी में भी करता है, और लग्जमबर्ग से लगती है इसकी सीमाएं। किसकी लगती है? बेल्जियम की। आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए बेल्जियम देश जो है किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो फ्रांस के साथ करता है, नीदरलैंड के साथ करता है, लग्जमबर्ग के साथ करता है और जर्मनी के साथ करता है। क्लियर है? अब ये आप मैप देखिए, ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट है और वहां पर स्थित आपका ये बेल्जियम है। ये क्या है? ये बेल्जियम देश है। अब मैंने कहा सीमा साझा करता है, अब मैप पे आप ढूंढो कहाँ कहाँ पर है। तो मैप में आप अगर आप ढूंढ पाओ तो ये देखो, ये वाला जो एरिया है ना, ये क्या है आपका? ये वाला, ये क्या है बेटा? तो ये है आपका नीदरलैंड। ठीक है, ये देखो जर्मनी है, ये क्या है? जर्मनी है। ये लग्जमबर्ग है ना, और आपका ये फ्रांस है। ठीक है, और ये रहा आपका बेल्जियम। तो किसके साथ साझा कर रहा है बेल्जियम? नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ, लग्जमबर्ग के साथ और फ्रांस के साथ। क्लियर है? तो आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए बेल्जियम किन किन देशों के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है, तो बता लोगे? या ऐसे क्वेश्चन घुमा कर पूछ ले आपसे कि बताइए किन के साथ साझा नहीं करता है, तो फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, और आपका नाम यहीं पर दे दे रूस दे दे, तो रूस से नहीं शेयर कर रहा है, ध्यान देना है। ठीक, चलिए, तो बेल्जियम का हमने परिचय जान लिया कि ये यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है। अब हम बात करते हैं कि बेल्जियम की स्टोरी क्या है। तो बेल्जियम की स्टोरी ये है बेटा कि बेल्जियम देश में 2 अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, क्या है? 2 अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। एक आपका जो है डच भाषा बोलते हैं और एक आपका फ्रेंच भाषा बोलते हैं, है ना। तो यहाँ ग्राफ से समझिए, ये मान लो 100% लोग होते हैं। एक एग्जाम्पल से हमेशा हम जब भी एज्यूम करते हैं तो पूरी क्वांटिटी हम क्या लेते हैं? 100% लेते हैं। ठीक है, तो 100% आपकी ये जनसंख्या, ये आपकी आबादी है। अब इस 100% में से जो 59% हैं ये फ्लेमिश, जो कि डच भाषा बोलते हैं। ये क्या है भाई? ये डच भाषा बोलते हैं और कहाँ रहते हैं? ये जो आपका है उत्तरी फ्लेमिश वाला जो क्षेत्र है वहां पर रहते हैं। और जो 40% लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि 100% में से 59% आपका डच बोलते हैं और 40% जो कि वेलोनिया में रहते हैं, ये क्या बोलते हैं बेटा? ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं। देश एक है पर भाषा अलग अलग बोलने वाले हैं। तो आपका 99% तो यहीं पर हो गया।
अब जो 1% है वो जर्मन भाषा बोलते हैं, 1% जो है वो जर्मन भाषा बोलते हैं। क्लियर है? तो ये हमने देखा, ये फ्लेमिश में रहते हैं और ये वेलोनिया में रहते हैं और ये अन्य जो भाग है उसमें रहते हैं, है ना। अब ऐसे में तो होना तो ये चाहिए कि आपका जो ये है बेल्जियम, इसको दोनों में से किसी एक भाषा को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर किसी एक भाषा को प्रायोरिटी दे तो अगर इसको दे दिया तो ये नाराज, अगर इसको दे दिया तो ये नाराज। अब हम आगे देखते हैं कि क्या होगा, है ना, आगे आराम आराम से समझते हैं। समाज की जाति बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% ये एनसीईआरटी का आपका लाइन है, ये कहाँ पे रहता है, वेलोनिया। तो क्षेत्र भी आपको रखना है याद कि कौन सा भाषा बोलने वाला व्यक्ति या समुदाय कौन से क्षेत्र में रहता है। तो भैया जो डच बोलता है वो कहाँ रहता है, फ्लेमिश इलाके में। वो कहाँ रहता है, फ्लेमिश इलाके में। और जो आपका फ्रेंच बोलते हैं वो वेलोनिया में रहते हैं और कितना प्रतिशत है, 40%। तो प्रतिशत, भाषा और क्षेत्र तीनों याद रखना है। समझ आ गया होगा इसके द्वारा, ठीक है। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। जो कैपिटल है, जैसे आपको पता है कि हर देश का, हर राज्य की एक राजधानी होती है। जैसे भारत एक देश है, उसकी राजधानी क्या है, दिल्ली है ना। तो दिल्ली में जैसे मान लीजिए कि जो ये भारत है उसका जो राजधानी है दिल्ली, यहाँ पर 80% लोग बोलने वाले कैसे हैं, वो फ्रेंच बोलने वाले थे। तो इसी तरह जो बेल्जियम देश था उसकी एक राजधानी थी जिसका नाम क्या था, ब्रुसेल्स थी। क्या थी भाई राजधानी ब्रुसेल्स। आपसे पूछा जाए कि बेल्जियम की राजधानी क्या है तो क्या हो जाएगी, ब्रुसेल्स। तो वहां पर सिर्फ राजधानी में 80% लोग क्या बोलते थे, फ्रेंच भाषा बोलते थे। क्या बोलते थे, फ्रेंच भाषा बोलते थे। देखा जाए तो सबसे ज्यादा है। और 20% लोग ही क्या बोलते थे, डच भाषा बोलते थे। तो 100% में से जो राजधानी में 80% लोग आपका फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग आपका डच बोलते थे। क्लियर है? ये हमने आपका देखा बेल्जियम की स्टोरी में। इनकी जाति बनावट कुछ अलग थी, अलग अलग भाषा, अलग अलग समुदाय के लोग थे। ठीक, अब हम बात करते हैं कि बेल्जियम में क्या स्थिति पैदा हुई, क्यों, समस्या क्या हुई। तो समस्या ये थी कि बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोग कम संख्या में थे, लेकिन वे अधिक अमीर और शक्तिशाली थे, है ना। कैपिटल में तो 80% थे, लेकिन उस तरह जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे, है ना, उस तरह जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो कितने हैं, वो 59% हैं। जबकि फ्रांस भाषा बोलने वाले कितने हैं, 40% हैं, है ना। तो देखा जाए तो भैया 9% का डिफरेंस था। तो इस हिसाब से ये क्या है, ये मेजोरिटी में है, इन्हें बोल देना चाहिए कि भाई इस वाली भाषा को चलाओ। ठीक, तो समस्या ये हो रही थी कि फ्रेंच भाषा वाले लोग संख्या में कम थे, लेकिन भाई अमीर थे, पैसे वाले थे और पावरफुल थे। डच भाषी लोग संख्या में ज्यादा थे लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर थे, है ना। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने पढ़ा तो उसमें हमने ये देखा ना कि वहां पर 3 स्टेट था, जो तीसरा स्टेट था वो जनसंख्या में ज्यादा था पर वो गरीबी सबसे ज्यादा, आर्थिक रूप से कमजोर वो था। तो यहाँ पर भी हमें ये देखने को मिला कि भैया ये जो आपके डच थे ये संख्या में तो ज्यादा थे पर आर्थिक रूप से कमजोर थे। और इसी कारण जो डच समुदाय में नाराजगी बढ़ने लगी कि उन्हें ये लग रहा था कि ये पैसे वाले हैं, शक्तिशाली लोग हैं, इन्हें ही प्राथमिकता दी जाएगी, हम लोग तो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, है ना, तो हमें क्यों प्राथमिकता मिलेगी, जिसकी वजह से ये लोग नाराज रह रहे थे। 1950 और 1960 के दशक में दोनों समुदाय के बीच तनाव और संघर्ष बढ़ा और ऐसे ही अफरा तफरी में दोनों ही भाषा बोलने वाले समुदायों के बीच में क्या हुआ, थोड़ा सा तनाव, संघर्ष, विवाद होना स्टार्ट हो गया। और यह संघर्ष सबसे ज्यादा कहां पर हुआ भाई, राजधानी ब्रुसेल्स में हुआ, क्योंकि ब्रुसेल्स ही एक ऐसा स्थान था जहां पर 80% लोग फ्रेंच बोलने वाले थे, पैसे वाले थे, शक्तिशाली थे, और 20% वो डच भाषा बोलने वाले हैं जो कि ओवरऑल देश में सबसे ज्यादा हैं पर पैसे के मामले में कमजोर है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा संघर्ष देखने को मिला, कहाँ पर, ब्रुसेल्स में, राजधानी में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा थे। ठीक है, तो ये हमने एक ओवरव्यू देखा। अब हम थोड़ा सा इसका क्या करेंगे, एक वो देखेंगे, ये आपका मानचित्र है, ये देख लीजिए, है ना। ये आपकी जो है ये फ्लेमिश डच भाषा बोलने वाले हैं, ये क्या है, डच भाषा बोलने वाले हैं। ये कौन है भाई, ये आपका डच भाषा बोलने वाले हैं। जो ये येलो वाला है ये क्या है, डच भाषा वाले हैं, है ना। और आपका ये वाला जो है रेड रेड, ये कौन है, ये है आपका फ्रेंच भाषा,
ठीक है, ये कौन से हैं भाई, रेड वाली कौन सी है, फ्रेंच भाषा है। ये जो छोटा सा आपको ये दिख रहा है ना, ये कैपिटल, ये जो दिख रहा है ना, ये आपकी कैपिटल है ये, ठीक है। ये क्या है भाई, आपकी राजधानी है, ठीक है, राजधानी वाला क्षेत्र है ब्रुसेल्स। और ये जो आपको थोड़ा सा ये वाला एरिया दिख रहा होगा, हल्का हल्का ये वाला एरिया दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, ये आपके 1% वो लोग हैं जो कि क्या बोलते हैं, जो कि जर्मन भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्मन भाषा बोलते हैं। क्लियर है। तो ये आपका बेल्जियम का चित्र है, जिसमें हमने मैप के थ्रू, कलर के थ्रू ये भी देख लिया कि कौन कौन सा भाषा बोलने वाले या कौन से क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने देखा। अब आगे देखते हैं। अब इसकी तुलना, जो बेल्जियम की तुलना है, इसकी तुलना एक अन्य देश श्रीलंका से करेंगे, उसकी कहानी देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी श्रीलंका की स्थिति देख लो। ये रहा भारत, है ना, और ये देखो ये रहा आपका श्रीलंका। क्या है भैया, ये श्रीलंका वाला क्षेत्र है। क्लियर है। और तमिलनाडु की यहाँ देखो नीचे आपका क्या है, यह श्रीलंका है, ठीक है, ये एक अन्य देश है। तो इस स्थिति की तुलना एक और देश से करेंगे, श्रीलंका। श्रीलंका कैसा है, एक द्वीपी देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैप में आपको भी दिख रहा होगा कि ये रहा तमिलनाडु और कुछ दूरी पर भैया ये क्या है, स्थित है आपका क्या, श्रीलंका, है ना। अगर हम इसकी आबादी की बात करें तो 2 करोड़ है। इसकी आबादी कितनी है, श्रीलंका की बात कर रहा है, ये कितनी है, 2 करोड़ है। किसकी आबादी की बात कर रहा है बेटा जी, तो ये कर रहा है श्रीलंका की, जो कि हमारा जो हरियाणा है, जिसकी तुलना हमने बेल्जियम से की थी, है ना, उसी के बराबर है। जनसंख्या में बात कर रहा है, क्षेत्रफल की बात यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो श्रीलंका है वो क्षेत्रफल में जो है आपका, सॉरी, जनसंख्या में हरियाणा के बराबर है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जाति समूह के लोग हैं, है ना। दक्षिण जो एशिया है, दक्षिण एशिया स्पेशली, वहां पर अन्य सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। अलग अलग समुदाय, भाषा समुदाय के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें कई जाति समूह देखने को मिलता है, कहाँ पर, श्रीलंका में। और हम देखें तो मोस्टली जो आपका दक्षिण एशिया वाले देश है वहां पर ये देखने को मिलता है। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंघलियों का है। किसका है, सिंघली एक भाषा है और उनका समुदाय का नाम क्या है, सिंघली, ठीक है, जिसकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% है। तो 100% में से, है ना, 100% में से 74% कैसे हैं, सिंघली भाषा वाले हैं। कैसे बेटा, सिंघली भाषा बोलने वाले हैं, ठीक। और फिर क्या आते हैं, फिर दूसरी भाषा क्या आते हैं, वो कितने हैं भैया, 18% कौन है, आपके तमिल है। तमिल कितने हैं, 18, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, एक श्रीलंकाई मूल के निवासी हैं, मूल के तमिल हैं, और दूसरे कौन से हैं आपके, दूसरे हिंदुस्तानी तमिल, जो कि औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने थे। तो हमने सबसे पहले तो ये देखा कि श्रीलंका में जो आपका 70%, 74% है वो सिंघली भाषा बोलते हैं, और 18% कुल तमिल भाषा बोलते हैं। पर इन तमिल में भी 2 भाग है, एक जो भारतीय है ना, और एक श्रीलंका के हैं। जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं उन्होंने तमिल भाषा को सीखा, और एक वो हैं जो कि भारत से, जब अंग्रेज भारत आए हुए थे तो वो बागानों के लिए, आपको पता है कि मजदूर और दास ले जाते थे यहाँ से वहाँ कार्य कराने के लिए, तो उसमें वो वहां लेकर गए थे बागानों में काम कराने के लिए, तो वो वहीं पर बस गए थे। लेकिन वो मूल निवास, वो भारत के रहने वाले, लेकिन श्रीलंका में कार्य करने के लिए गए थे, फिर वहीं बस गए, तो वो है, ठीक है, बाहर से लाए गए लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर अगर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अगर हम अभी की बात करें, जो अभी हमारा प्रेजेंट का मैप है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो तमिल मुख्य रूप से कहां पर देखने को मिलते हैं, तो आपका उत्तर और पूर्वी प्रांतों में हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर। अधिकतर सिंघली भाषी लोग बौद्ध हैं। ज्यादातर जो सिंघली भाषा प्रयोग करते हैं वो कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, वो बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं। जबकि जो तमिल भाषी लोग हैं, है ना, इसमें कुछ आपके हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। तो जो सिंघली है वो कॉमन उनका धर्म है, वो कौन है, वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। जबकि तमिल भाषा में एक तो 2 भाग है, एक हिंदुस्तानी है जो कि यहाँ से गए हैं, प्रवास उन्होंने किया है, और एक वहाँ के मूल निवासी जिन्होंने तमिल भाषा सीख ली। अगर हम बात करें इनके धर्म की, तो धर्म भी अलग है।
तमिल भाषा बोलने वालों में कुछ आपके मुसलमान हैं और कुछ हिंदू हैं, उनका जो धर्म है वो भी अलग है। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का भी हिस्सा 7% है। श्रीलंका की जो आबादी है उसमें 7% जो आपके हैं वो ईसाई यानी कि क्रिश्चियन वाले भी हैं। तो सिंगली तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं, लेकिन जो ईसाई लोग हैं वो दोनों ही भाषाएं बोलते हैं, वो सिंगली भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर तो ज्यादा दिक्कत ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो दोनों भाषा आती है। एक ये आप डायग्राम से समझो, अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से वहां की जाति बनावट हुई है। तो सिंगली समुदाय 74% है, जो कि सबसे बड़ा सामाजिक समूह है ना। अगर हम संख्या के हिसाब से देखें तो भैया इनकी नंबरिंग ज्यादा है और बौद्ध धर्म को मानते हैं। जबकि तमिल समुदाय 18% है और श्रीलंकाई तमिल जो है ये अगर हम बात करें, जैसे टोटल तो 18% है, लेकिन उसमें अगर हम 13% को हटा दें तो 13% कहाँ के हैं? श्रीलंका के मुख्य निवासी हैं। और 5% कहाँ के हैं? तो ये तो भारतीय मूल के हैं, जो वहां पर क्या गए थे? बस गए थे, है ना, बागानों में काम करने गए थे। धीरे धीरे जब उनकी संतानें हुई तो वहीं पर वो बस गए, वही उनकी देश भूमि हो गई। ठीक है, तो ये हो गया। धर्म, इनमें से कोई हिंदू है कोई मुसलमान है। तो सिंगली भैया 74% है, तमिल कितने हैं? 18% है, और ईसाई 7% है, और ये दोनों ही भाषाएं बोल लेते हैं। ये समस्या देखने को मिलती है। श्रीलंका एक बहुजाति और बहुभाषी देश है ना। अलग अलग जातियों का, बहुत सारी जातियों और बहुत सारी भाषाओं का देश श्रीलंका है। तो यहाँ पर दोनों में अंतर समझ में आया। एक हमने बेल्जियम को लिया और हमने एक श्रीलंका को लिया। दोनों में भी हमने भाषा देखा। बेल्जियम में हमने देखा कि भाई बेल्जियम में फ्रेंच भाषा भी है, आपका डच भाषा भी है, और मात्र 1% जो है जर्मन भाषा है। जबकि श्रीलंका में हम देख रहे हैं सिंगली भाषा है, तमिल भाषा है, और 7% आपके ईसाई रहते हैं, जो कि दोनों ही भाषा बोल लेते हैं। ठीक, लेकिन दोनों देश में ज्यादा अगर हम देखें तो दो ही भाषा का कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, विरोध जो हो रहा है दो भाषा के बीच में ही हो रहा है। लेकिन किसने समझदारी से कार्य किया है वो देखा जाता है। आइए, तो श्रीलंका में बहुसंख्यावाद की बात करते हैं। तो सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंगली समुदाय बहुसंख्यक हो गया, भारी मात्रा में हुआ, और सिंगली नेताओं ने शासन पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश की और सरकार ने बहुसंख्यवाद की नीति अपनाई। ठीक है, तो भैया क्या हुआ, जो सरकार थी वहां की, यानी कि जो आपके श्रीलंका के नेता थे, इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि जो जनसंख्या में ज्यादा है उसी को प्राथमिकता दे दी, है ना। क्या हुआ कि 1948 में ये स्वतंत्र राष्ट्र बन गए, है ना। पहले ये औपनिवेशिक थे, ये क्या हो गए? स्वतंत्र बन गए, आजाद हो गए। और ऐसे में इन्होंने क्या किया, जो सिंगली समुदाय जो कि 74% था उसी को प्राथमिकता दे दी। ठीक है, और इन नेताओं ने उनको प्रभुत्व जमाने की कोशिश की, और सरकार ने भी क्या किया, बहुसंख्यवाद की नीति को क्या किया, उसी को अपनाया। सिंगली प्रभुत्व बढ़ाने के लिए फैसले, 1956 में कानून बनाया गया और सिंगली सिर्फ एक भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। अच्छा, राजभाषा घोषित कर दिया, तो वो जो 18% जिनको सिर्फ तमिल आती है, अब वो कैसे अपना जीवन निर्वाह करेंगे? 7% ईसाई थे, वो तो उन्हें दोनों भाषा आती है, वो तो कर लेंगे, पर ये कैसे बातचीत करेंगे, कैसे कार्य करेंगे? नहीं हो पाएगा। तो इन्हें सोचना चाहिए था, पर इन्होंने नहीं सोचा, और इन्होंने जो सिंगली भाषा थे उसी को, सिर्फ एकमात्र भाषा को क्या कर दिया, इन्होंने वहां की ऑफिशियल भाषा बना दी। और तमिल भाषा को क्या कर दिया, पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। अब किसी पूरे एक समुदाय को ही, जो कि लगभग 18% है, पूरी तरीके से इग्नोर कर दोगे तो वो विद्रोह करेगा कि नहीं करेगा? वही यहाँ पर हुआ। इन्होंने क्या किया, जो इनके विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटीज थी और सरकारी नौकरी थी, सभी में किसको प्राथमिकता दी? सिंगली को। अब मान लो कि मैंने पढ़ाई लिखाई किसी तरह कर ली, है ना, और मुझे अब ये है कि एक नौकरी मिल जाए, पर आपने उसमें एक बैरियर लगा दिया कि अगर आपको सिंगली भाषा आती है तभी आपको नौकरी मिल पाएगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। तो अब मैं फिर से पहले वो भाषा सीखूं, बचपन से मैं तमिल बोलती आई हूँ, पर अब मैं सिंगली भाषा सीखूं, तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ, असमानता हुई। और जब असमानता होती है तो क्या होता है? विद्रोह होता है, लड़ाई होती है। नए संविधान में इन्होंने क्या किया कि जो बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और बढ़ावा देने की बात की। नया संविधान बनाया तो उसमें इन्होंने क्या किया, सिर्फ एक धर्म की बात सुनी, सिर्फ बौद्ध धर्म को ही इन्होंने आगे बढ़ाने की बात की, उसी को संरक्षण देने की बात की। और जो और दो अन्य धर्म थे जो कि तमिल भाषा बोलते थे, आपका हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, 7% ईसाई भी थे,
उनको कोई प्राथमिकता नहीं मिली। ठीक है, जब आप एक देश में रह रहे हो, एक घर में भी सोचो, आप एक घर में रह रहे हो तो किसी एक व्यक्ति को अगर ज्यादा वो कर दिया जाए तो बाकी लोग को आप इग्नोर करोगे तो उन्हें तकलीफ होगी कि नहीं, तो ऐसे में फिर वो क्या करेंगे, आपके अगेंस्ट जाएंगे। तो यही यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। तो श्रीलंका का समुदाय इस तरह से है, ये समझते हैं। तो ये येलो येलो ज्यादा सा दिख रहा है, आप आसानी से समझ गए होंगे कि ज्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये है आपकी सिंहली भाषा बोलने वाले हैं, है ना। ये कौन है, सिंहली भाषा बोलने वाले हैं। ये श्रीलंकाई तमिल हैं जो कि कहाँ के हैं भाई, वहीं के मूल निवासी हैं। ये 13% वो लोग हैं जो कि वहीं के रहने वाले हैं, तमिल भाषा बोलते हैं, और लेकिन इनका ओरिजिन भी तमिल में हुआ, वहीं श्रीलंका में हुआ है ना। और ये जो है ये आपका भारतीय मुसलमान है। ये कौन है, ये आपका भारतीय हैं जो कि श्रीलंका में निवास किए हैं और वहां पर ये क्या करते हैं, तमिल भाषा बोलते हैं। क्लियर है, ये सारी चीजें हो गई, समझ गए। चलो, तो ये हमने मैप के द्वारा समझ लिया, मैप से भी पढ़ना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि तमिल समुदाय ने क्या किया जब इन्होंने सिंहली को इतनी प्राथमिकता दे दी। तो अब तमिल वाला क्या चुपचाप बैठे होगा हाथ पे हाथ रखकर, वो भी तो करेगा ना, वो भी तो अगर जनसंख्या में देखो तो 18% का उनका भी तो रोल है, तो वो चुप रहेंगे। तो उन्होंने प्रतिक्रिया की। वो क्या प्रतिक्रिया थी, इन फैसलों से तमिल समुदाय नाराज हो गया। वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया। उसने कहा ये तो गलत बात है, जैसे आप मान लो पापा आपके लिए गिफ्ट लेकर आए और भाई बहन के लिए ना लेकर आए, तो बाकी गुस्सा होंगे कि नहीं होंगे, तो ये भी नाराज हो गया। उन्हें लगा कि उनकी भाषा और संस्कृति का सम्मान नहीं हो रहा है। भाई मेरी कोई और संस्कृति है, मेरी कोई और भाषा है, उसमें मेरा कोई दोस्त थोड़ी है, लेकिन हम जब इस देश का हिस्सा हो गए हैं, आप पहले एक औपनिवेशिक थे, आप अब आजाद हुए हो, तो मुझे भी प्राथमिकता दो ना। तो उनको क्या लगा भाई कि हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है और उन्हें भी समान राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए जो कि उन्हें नहीं मिले हैं। नौकरियों और अवसर में भी भेदभाव होने लगा कि भाई सरकारी नौकरी तभी मिलेगी जब आपको सिंहली भाषा है, तो आप भेदभाव तो कर ही रहे हो। सरकार उनके हितों की अनदेखी कर रहा था। जब आप किसी को इग्नोर करोगे तो वो क्या होगा, आपके लिए ब्लंट हो जाएगा। आप कहोगे भाई हम इग्नोर करो तो ठीक है, हम तुम्हें दिखाते हैं कि हम क्या हैं। तो यहाँ पर उन्हें ऐसा लगा कि सरकार तो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है ना, ये तो हमें बिल्कुल कुछ मान ही नहीं रही है, हम यहाँ के लोग हैं, कुछ नहीं समझ रही है। और उसका एक परिणाम निकल कर आया, और परिणाम क्या निकला कि सिंहली और तमिल समुदाय के संबंध आपस में क्या हो गए, बिगड़ गए, रिलेशन उनके खराब हो गए और दोनों समुदाय के बीच तनाव बढ़ा। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब तनाव बढ़ता है, गुस्सा होती है, जलन होने लगती है, और ऐसे में मारपीट, संघर्ष शुरू होता है और हिंसा शुरू हो गई। श्रीलंका लंबे समय तक गृह युद्ध आपस में ही, मतलब एक होता है जैसे मान लो भारत है, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत पर अटैक कर रहा है, तो वो अन्य देश का है, हमारी उससे खास उम्मीद नहीं है क्योंकि वो हमारे घर का मेंबर नहीं है, वो हमारे घर का सदस्य थोड़ी है। लेकिन भारत के अंदर के लोग ही आपस में, पता चले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से लड़ रहा है, तो देश का विकास कैसे होगा, देश तो आपस में ही परेशान रहेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि श्रीलंका लंबे समय तक अपने ही देश की जनसंख्या आपस में क्या कर रही थी, लड़ रही थी, एक तरफ तमिल और एक तरफ सिंहली, और यह बहुसंख्यावाद का परिणाम था। तो भैया परिणाम हमने क्या देखा कि अगर आपने किसी के साथ भेदभाव किया तो भैया युद्ध होता है, संघर्ष होता है ना, और ये क्या है, गलत है। तो बहुसंख्यावाद का यही परिणाम है। इसीलिए कभी भी मेजोरिटी में बहुत ज्यादा पावर इस तरह नहीं किसी एक व्यक्ति को दे देना चाहिए, उससे क्या होती है, तानाशाही होती है। सभी को बराबर की भागीदारी होनी चाहिए, साझेदारी होनी चाहिए, जैसे सब अपना अपना कार्य करें। ठीक है, तो ये हमने देखा। अच्छा, बहुसंख्यावाद क्या होता है बेटा, तो यह मान्यता क्या है, यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक में है, यानी कि मेजोरिटी में है, ज्यादा संख्या, बहुसंख्या मतलब बहुत सारी संख्या में है, तो वह अपने मन चाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है। और इसके लिए यह अल्पसंख्यक जो कि कम संख्या में है समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। ऐसा ये बता रहे हैं, अर्थ है, ऐसा होना नहीं चाहिए और ऐसा होता भी नहीं है। ठीक है, ये बता रहे हैं कि बहुसंख्यावाद का क्या अर्थ है कि बहुत ज्यादा संख्या में जो समुदाय है वो क्या कर सकता है, मन चाहे ढंग से अपने देश का शासन कर सकता है, और जो कम संख्या वाले लोग हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है खास, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। उनकी बातों की, उनके संस्कृति की, उनके मान की, उनके सम्मान की अवहेलना आप कर सकते हो, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो परिणाम क्या होगा, युद्ध होगा, क्रांति होगा, है ना।
तो ये हमें देखने को मिला। ठीक है, अब हम बेल्जियम की बात करें। श्रीलंका ने तो एक तरीके से बेवकूफी कर दी। अपने ही देश में लड़ रहे हैं लोग, आपका विकास कहाँ हो पाएगा? अगर आपके घर में आप मान लो 2 भाई बहन हो, मम्मी पापा हैं, आप 2 भाई हमेशा लड़ ही रहे, एक दूसरे से आपकी पटती नहीं है, तो मम्मी पापा तो परेशान हो जाएंगे ना, कहेंगे कि कैसे नालायक बच्चे आपस में लड़ते ही रहते, उनको सुकून थोड़ी मिल पाएगा। उसी तरह उस देश में दोनों समुदाय आपस में लड़ रहे थे, तो देश का ग्रोथ कहाँ हुआ, है ना? लेकिन उसमें गलती किसकी है? उन सरकार की, उन नेताओं की, उन बहुसंख्यक लोगों की जो कि उनको इग्नोर कर दिए, जो कि उस देश का हिस्सा थे। इसीलिए सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। उसी के उलट हम बेल्जियम देखते हैं कि बेल्जियम यहाँ पर समझदारी से काम कर रहा है। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका जैसा रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा नहीं भैया, अगर किसी को भी एक को इग्नोर किया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो इन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये हमारा देश है, इसमें कोई अलग भाषा बोलने वाला है, कोई अलग भाषा बोलने वाला है, ये अलग अलग व्यवहार, अलग पहचान, सबकी अलग अलग क्वालिटी है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। सांस्कृतिक विविधता को बेल्जियम के नेताओं ने स्वीकार किया कि हाँ भाई, भारत भी तो स्वीकार करता है ना कि भारत में भाई हिंदू धर्म के लोग भी हैं, मुस्लिम धर्म के लोग भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, ईसाई भी हैं, तो हम इसे स्वीकार करते हैं। और विविधता तो काफी खूबसूरत चीज है, तो इन्होंने इसको क्या किया? स्वीकार किया। ठीक है, और 1970 से 1993 के बीच इन्होंने संविधान में 4 बड़े संशोधन किए। कब से कब तक? तो 1970 से लेकर 1993, 23 साल के बीच में इन्होंने 4 बहुत बड़े बड़े इन्होंने संशोधन किए। और इनका उद्देश्य क्या था? इस संशोधन करने का उद्देश्य क्या था? कि उनके देश के किसी भी समुदाय को ऐसा ना लगे कि उसे नजरअंदाज कर दिया गया है, कि उसका कोई सम्मान नहीं, उसके साथ भेदभाव हुआ है ना? क्या था? कि किसी भी नागरिक को बेगानेपन का एहसास ना हो। जब सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं तो देश में क्या होती है बेटा? शांति होती है। इसीलिए क्या होता है? मिलजुल कर रहना अनिवार्य है ना? तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो कि अलग समुदाय से होंगे, अलग धर्म से होंगे, पर आप लोग अच्छे दोस्त होंगे, है ना? तो ये हमने देखा। तो बेल्जियम ने समझदारी की कि नहीं, आप बताओ, की कि नहीं? तो हमें भी ऐसी समझदारी से काम करना चाहिए। ठीक, चलिए कि अब क्या क्या किया इन्होंने, जो संशोधन किया उसमें इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे तो देखते हैं। तो केंद्रीय सरकार में इन्होंने समान प्रतिनिधित्व दिया। जो केंद्र सरकार थी, है ना, उसमें इन्होंने क्या किया? डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर रखी। जो केंद्र था यानी कि कैबिनेट, उसमें डच भाषा बोलने वाला और फ्रेंच भाषा दोनों की बराबर संख्या रखी। यानी कि 5 अगर फ्रेंच है तो 5 आपका डच भाषा बोलने वाला है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये भी नहीं कह सकते हैं कि भाई 4 वोट डालेगा इधर से, 5 वोट डालेगा तो 1 वोट हमारा कम हो गया तो वो जीत गए। नहीं, 5-5 है, तो अब कोई भी डिसीजन होगा तो बराबर है ना? तो ये इन्होंने किया। कोई भी विशेष कानून तब बनेगा, कोई भी जो स्पेशल कानून होगा वो तभी बनेगा जब दोनों भाषाई समुदाय के सांसद सहमत हो। ये तभी बन सकता है जब दोनों जो सांसद हैं, दोनों भाषा बोलने वाले जो सांसद हैं, आपस में जब उनकी सहमति होगी तभी कोई कानून बनाएगा। कितनी प्यारी बात है, कोई मतभेद ही नहीं रहेगा। जब दोनों की सहमति होगी तभी कोई कानून बनेगा तो अच्छी बात है। इससे कोई एक समुदाय अकेले फैसला नहीं ले सकता। तो यहाँ पर भी क्या है? साझेदारी है। तो ये कितना अच्छा किया। बेल्जियम में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। केंद्र सरकार की कई शक्तियां क्षेत्रीय सरकारों को दे दी गई। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। अब इससे क्या होता है? यानी कि विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? कि सभी को कार्य बांट दिए गए, है ना? जो केंद्र सरकार की बहुत सारी ऐसी शक्तियां थी, वो जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उन्हें बांट दी। जैसे कि आप देखते हो नगर पालिका हो गई, पंचायत हो गई, है ना, ये क्षेत्रीय हैं, ये लोकल लेवल पर कार्य करती हैं। तो कुछ काम उन्हें दे दिया गया कि भाई संभालो। जिम्मेदारी देना बहुत आवश्यक होता है। जब किसी को जिम्मेदारी दे दो, आप देखते हो कि क्लास में जो मॉनिटर होता है, जब उसे कहा जाता है कि देखना, जब टीचर कहता है ना कि मैं जा रहा हूँ, जब देखना कोई बच्चा बोले ना, तो खड़ा हो जाता है ऐसा कि अगर किसी ने बोला तो बोर्ड पे नाम लिख दूंगी। तो वो जिम्मेदारी हो जाती है ना। और उसी में अगर उसने 2-4 सहेली बना ली तो उसकी सहेलियां भी बोल देंगी, हाँ देखो ये बात कर रहा, वो बात कर रहा। तो साझेदारी में क्लास बहुत अच्छी हो जाती है, तो सभी मॉनिटर बन जाते हैं उसमें, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो केंद्र सरकार की कई शक्तियां क्षेत्रीय सरकार को दे दी गई, लोकल जो गवर्नमेंट्स थी उनको दे दी गई। और जो राज्य सरकार था उसको ऐसे अधीन नहीं रखा गया केंद्र सरकार के, कि जो केंद्र सरकार कहेगी उसी के बिल्कुल उसी के भरोसे ही रहेगी, कि केंद्र सरकार कह रही है कि सुनो वहां पे जाके नल लगवा दो तभी लगाएगी, ऐसा नहीं। वो अधीन नहीं थी, वो भी अपने जगह पर क्या थी?
एक तरीके से स्वतंत्र थी। अब इससे क्या होता है, इससे हर क्षेत्र को अपनी जरूरतों के अनुसार फैसला लेने का अधिकार मिलता है ना। अब हर चीज के लिए अगर हम पूछते रहेंगे तो फिर कार्य कब करेंगे। तो अगर हर व्यक्ति, जो शक्ति है अपने अपने लेवल पर अगर स्वतंत्र है तो आसानी से वो कार्य कर पाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। आई होप क्लास में मजा आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, ब्रुसेल्स में क्या हुआ, ब्रुसेल्स तो राजधानी थी ना, जहां पर 80% लोग कैसे थे, फ्रेंच बोलने वाले थे। तो यहाँ की भी स्थिति देख लेते हैं क्या हुआ। तो ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाई गई, यहाँ डच और फ्रेंच दोनों समुदाय को समान प्रतिनिधित्व मिला, यहाँ पर भी समानता दी, दोनों को बराबरी का अधिकार दिया। फ्रेंच भाषी लोगों ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और फ्रेंच वाले लोगों ने भी स्वीकार किया। उन्हें भी इतनी बुद्धि थी कि भाई अगर हम विद्रोह करेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी विद्रोह करेंगे और एट द एंड देश का ही नुकसान होगा। ठीक है, तो उन्होंने ये स्वीकार किया। क्योंकि डच भाषी लोग को भी केंद्र सरकार में बराबरी मिली थी, इसीलिए उन्होंने इसको स्वीकार के लिए किया और इससे दोनों समुदाय के बीच क्या हो गया, विश्वास बढ़ा, भाईचारे की भावना आई, एकता बढ़ी, है ना। तो ये देखने को मिला। बेल्जियम की अगर हम मॉडल की विशेषता करें, एक ये थोड़ा सा एक डायग्राम है, ये देख लो। ये आपकी एक वो है, क्या बोलते हैं, ये एक बस्ती है और उसका पता दिया गया है। आप देखो ये फोटोग्राफ में दोनों भाषा में दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंच में भी दिया गया है, किसमें दिया गया है, फ्रेंच भाषा में भी, और आपका डच, दोनों भाषा में इसका पता दिया गया है कि किसी को अगर फ्रेंच भाषा पढ़नी आती है तो ये देख कर चला जाए, डच भाषा देखनी आती है तो ये देखकर चला जाए मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है कि सिर्फ सिंगल भाषा में। तो सोचो कितनी महीनी से काम किया गया है कि जो एरिया का पता है, जो आपके बोर्ड्स हैं, उन सब पर भी दोनों भाषाओं को अंकित किया गया है कि दोनों भाषा का समानता, दोनों भाषा को समान अधिकार मिले। ये यहाँ पर हमें इस पिक्चर के द्वारा भी दिख गया। अब हम बात करें कि बेल्जियम मॉडल की सफलता का क्या राज था। ऐसा क्या था कि इन्हें सफलता मिली, इनके यहाँ जो गृह युद्ध हो सकता था वो नहीं हुआ, है ना, क्योंकि अलग अलग समुदाय के लोग थे, पर यहाँ पर नहीं हुआ। क्या था, तो बेल्जियम की सत्ता साझेदारी व्यवस्था बहुत ही सफल रही। क्यों, क्योंकि वहां पर सभी समुदायों को क्या मिला, सम्मान मिला, सभी को बराबरी का अधिकार मिला, उससे संघर्ष कम हुआ, है ना। देश में शांति और एकता बनी रही। क्यों, क्योंकि दोनों ही जो हैं, अगर फ्रेंच भाषा के लोगों ने भी, क्योंकि ब्रुसेल्स में देखा जाए कि फ्रेंच वाले ज्यादा थे, बट फिर भी इन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार किया, तो इससे जो डच समुदाय था उसके अंदर भी एक अच्छी भावना आई कि हाँ ये लोग भी कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं। तो दोनों में क्या हुआ, शांति और एकता बनी रही और एट द एंड देश यानी कि लोकतंत्र मजबूत हुआ, है ना। तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की असली ताकत है, ये आपको समझना चाहिए। तो अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, पूरे विश्व में अपना नाम करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ भेदभाव ना करें, करें तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, नहीं, हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं, इस देश के निवासी हैं, यही सोचना चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पर सफलता का इनका यही राज है। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम बढ़ते हैं आगे। बेल्जियम की शासन व्यवस्था कैसी थी, बेल्जियम की शासन व्यवस्था, अभी हम शासन व्यवस्था भी जो है वो भी देखेंगे क्या होता है, लेकिन हम बेल्जियम क्योंकि पढ़ रहे हैं कहानी, तो बेल्जियम की जान लेते हैं। तो बेल्जियम में सरकार के 3 स्तर थे। कितने थे स्तर बेटा, 3 थे। एक थी केंद्रीय सरकार और एक थी राज्य सरकार और एक थी सामुदायिक सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार के कुछ कार्य दिए गए थे जो कि वो करते थे, राज्य सरकार के अपने कार्य थे जो कि वो स्वतंत्र रूप से अपने राज्यों में करते थे, और कुछ कार्य जो थे जो कि हो सकता है कि केंद्र सरकार भी और या राज्य सरकार दोनों ही अपने कार्य कुछ सामुदायिक को दे सकती है कि भाई देख लेना, तुम ये कर लेना। तो ये काम लोगों को दिया जाता, तो ये लोग अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्र और अपने अपने लेवल पर कार्य कर रहे हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लीजिए सरकार का यहाँ पर, कि एक स्कूल है ना, जैसे आप स्कूल जाते हो तो प्रिंसिपल मैम का काम क्या है, प्रिंसिपल मैम क्या पढ़ाती हैं आपको, प्रिंसिपल मैम देखती हैं कि सारे टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं नहीं, सारे टीचर्स अच्छे से क्लास में जा रहे हैं कि नहीं, टाइमली आपका टेस्ट ले रहे हैं कि नहीं, है ना। तो वो मान लो केंद्र सरकार हो गई। अब हम बात करते हैं राज्य सरकार की। तो टीचर जो है वो क्या करता है, पढ़ाता है, वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहा है, वो उसका काम है ना। अब प्रिंसिपल क्या डेली डेली आकर बोल रही है टीचर्स को, खड़ी हो जा रही है उसके सर पे कि पढ़ा रही हो कि नहीं, पढ़ा रही हो कि नहीं, वो तो डिस्टर्ब हो जाएगी। वो स्वतंत्र होकर देख रही है, प्रिंसिपल अपने रूम में बैठ के वो कभी कभी देख लेती है कि हाँ ये काम कर रही है, कोई कंप्लेन भी नहीं आ रही, किसी बच्चे की भी कंप्लेन नहीं आ रही है, तो टीचर अपना काम अच्छे से कर रही है, तो वो राज्य सरकार। अब आप सामुदायिक कैसे हो गए, है ना, क्योंकि आपको एट द एंड पढ़ना है, आप रिजल्ट लेकर आओगे, तो आप अपने रूप में स्वतंत्र होगी, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो इस तरीके से इसको क्या किया है भाई, बांटा गया। बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की।
तो इन तीनों स्तरों की सरकारें मिलकर देश का क्या बनाती हैं भाई, प्रशासन चलाती हैं। ठीक है, अब हर जगह तो कार्य नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हर क्षेत्र में अलग अलग लोगों को अधिकार दिया गया है कि भैया तुम यहाँ कर लेना। आपको पता है कि भारत में इतने सारे राज्य हैं, है ना, भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, तो कैपिटल पे कौन ध्यान दे देता है, केंद्र सरकार ध्यान देती है। जो अन्य राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उनमें कहा जाता है कि भैया सीएम साहब आप देख लो। उत्तराखंड के सीएम से कहा जाता है, राज्य है ना, उनसे कहा जाता है तुम कार्य देख लो। और वहीं अगर हम बात करें लोकल लेवल पर, आपका मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है ना, उत्तर प्रदेश का एक जिला है इलाहाबाद, प्रयागराज, क्या वहां पर भी सीएम जाएंगे? जो राज्य है, कोई जो राज्य है उसमें बहुत सारे एरिया होते हैं, बहुत सारे जिले होते हैं, तो क्या हर जिले में जाएंगे? सीएम तो एक जिले का है, ठीक है, क्या वो हर जगह देख सकते हैं? इसीलिए क्या किया जाता है, कार्यों का विभाजन किया जाता है ना। अब इसमें क्या हो गया कि जिले लेवल पर क्या कर दिया जाता है, जो ज्यादा डेवलप्ड होता है वहां पर नगर पालिका, जो थोड़ा ग्रामीण होता है वहां पर आपका पंचायत वगैरह का वो कर दिया जाता है कि भैया यहाँ से तुम देखना, है ना। तो ये लोग अपना काम करते हैं। आप देखो आपके घर के पास टाइमली कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आ जाती है, वो अपना कार्य कर रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से जब सबको काम बांट दिया जाता है, सब मिलजुल कर जब कार्य करते हैं तो देश क्या करता है, प्रगति करता है। ठीक है, तो ये हमने भाई देख लिया कि बेल्जियम में सरकारें किस तरह से थी। तो एक केंद्र सरकार थी, एक राज्य सरकार थी और एक सामुदायिक सरकार थी। अब हम आगे समझते हैं कि सामुदायिक सरकार होती क्या है। तो ये बेल्जियम की तीसरे स्तर की सरकार थी और इसका चुनाव भाषा के आधार पर किया जाता था। इसका भाषा के आधार पर किया जाता था। इसमें मुख्य रूप से 3 समुदाय शामिल थे, डच, फ्रेंच और जर्मन, ये 3 समुदाय थे। सामुदायिक सरकार के अधिकार क्या होते थे, यहाँ पर भाषा के आधार पर होता था। जैसे मान लो कि कोई एरिया है तो वहां पर कौन सी भाषा बोलने वाले लोग हैं, उस हिसाब से उनको चुनाव किया जाता था। अब हम बात करें इनके अधिकार क्या होते थे, तो ये कार्य करते थे संस्कृति पर, है ना, कि उनके कल्चर है कैसे उसको बढ़ाएं, आगे करें, शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, भाषा पर कैसे ध्यान दें, है ना, जैसे हमारे देश की जो वो है व्यवस्था भी बनी रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ये सरकार लोगों की भाषा और संस्कृति की रक्षा करता था। सिर्फ सिंगल एक समुदाय की नहीं, सभी समुदाय की क्या करता था, संस्कृति, भाषा और क्या करता था भाई, इन सब की रक्षा करता था। क्लियर है। तो सामुदायिक सरकार क्या होता था, फ्रेंच भाषा के आधार बेल्जियम के हिसाब से हमने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं कि बेल्जियम मॉडल की क्या क्या व्यवस्थाएं थी। ये व्यवस्था थोड़ी जटिल थी, अलग अलग भाषाई समुदायों को समान अधिकार दिए गए और सभी समुदायों के बीच क्या हुआ, संतुलन बनाए रखा गया। सफलता, शांति बनाए रही, गृह युद्ध की संभावना कम हुई और बेल्जियम भाषा के आधार पर टूटने से बच गया। नहीं तो यहाँ पर भी 2 भाषाएं थी, हो सकता था टूट गया पर नहीं टूटा। ठीक, अब देखते हैं यूरोपीय संघ और ब्रुसेल्स। ये देखो बेल्जियम में यूरोपीय संसद है, वो है। कई यूरोपीय देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ का निर्माण किया। यूरोप का ही आपका एक देश है बेल्जियम, और बहुत सारे यूरोप के देश ने मिलकर एक यूरोपीय संघ का निर्माण किया और इसका भाई हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय क्या बना, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स आज यूरोप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राजनीतिक केंद्र है। जैसे हम देखते हैं ना, भारत का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, दिल्ली। आप देखते हो, आप कभी न्यूज सुनते हो तो आप देखते हो क्या कहते हैं, जब मूवियाँ भी देखो तो उसमें आप जो मूवी देखते हो तो मूवियों में क्या होता है कि जो भी आतंकवादी होता है कहता है कि राजधानी दिल्ली को उड़ा देंगे, लाल किला उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो महत्वपूर्ण जगह होती है ना, राजधानी जो होती है वो महत्वपूर्ण बिंदु होता है, वहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या में होते हैं। ऊपर से वो केंद्र सरकार जो होता है उसका कहीं ना कहीं वो होता है, आप देखो राष्ट्रपति भवन वगैरह सब ज्यादातर आपकी कहीं ना कहीं जो राजधानी होती है वहीं पर स्थित होता है। तो ऐसे में लोग ऐसी जगह को टारगेट करते हैं जैसे कि, है ना, आपकी ऐसी नस को दबाते हैं जैसे कि आपके पूरे शरीर में दर्द हो। तो जो राजधानी होती है वो एक मुख्य बिंदु होता है। तो ब्रुसेल्स को क्या बनाया गया भाई, वो बनाया गया यूरोपीय संघ का वो बनाया गया मुख्यालय। और भैया ये बहुत ही क्या था, इंपॉर्टेंट था, ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। क्लियर है। तो यहाँ तक हमने बेल्जियम देख लिया। ठीक है, तो यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर अगर नॉर्मल ऐसे पूछ लिया जाए कहाँ पर है, तो कहाँ पर है बेटा, ब्रुसेल्स में। ठीक हो गया। एक बार थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। तो बेल्जियम सभी समुदायों को सम्मान मिला, यहाँ पर बहुसंख्यक को मिला, सिर्फ सिंगली को मिला। यहाँ पे सत्ता में साझेदारी हुई, यहाँ पे क्या हुआ कि अल्पसंख्यकों को देखा ही नहीं गया, उन्हें इग्नोर कर दिया गया। यहाँ पर शांति और एकता बनी रही और यहाँ पर संघर्ष और तनाव, और एट द एंड क्या हो गया भैया, गृह युद्ध, है ना, आपस में ही लड़ते झगड़ते रहे। ठीक है,
ये हमने देखा। तो एक छोटा सा कंपैरिजन आपसे पूछ लिया जाए कि तुलना करो, तो आप इस तरह भी कर सकते हो। ठीक, कर लोगे? कोई समस्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो भैया लोकतंत्र में सभी समुदायों को समान सम्मान मिलना चाहिए, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। कोई भी चैप्टर हमको इस तरीके से पढ़ना है कि हमें अपनी लाइफ में उसे क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं है, पढ़ने को समझना है और अपने दुनिया को, अपने देश को बेहतर बनाना है। आप जो हो, युवा हो, आप हमारे देश का क्या हो, भविष्य हो। आप ही तो आगे चल करके बड़े बड़े पोस्ट पर जाओगे, पीएम बनोगे, सीएम बनोगे, सब कुछ आप ही लोग तो बनोगे ना। तो इसीलिए आप लोगों को अच्छे से समझना है कि कैसे सबको मैनेज करना है। सत्ता में साझेदारी से देश क्या होता है भाई, मजबूत होता है। और किसी एक समुदाय का प्रभुत्व राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर किसी एक समुदाय को प्रभुत्व दिया, जैसे मान लो इस देश में सिर्फ हिंदुओं को अगर अधिकार मिल गया, तो जो मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उन्हें तकलीफ होगा, क्योंकि ये तो अपने हिसाब से चलेगा। अगर सिर्फ मुसलमानों को मिला तो बाकी समुदाय का ध्यान नहीं देगा। इसीलिए सभी को बराबरी का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा तुम कर लो, थोड़ा तुम कर लो, मिल कर करेंगे काम तो अच्छे से होगा। ठीक, चलिए। ये आपकी एक जर्मन इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है ना? क्या है भाई? एक कार्टून है। इसमें क्या है, एक समस्या का संकेत किया जा रहा है कि यहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो पार्टियां हैं और इनका क्या हो गया है, गठबंधन की सरकार है। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही हैं और सन 2005 के चुनाव में इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए इन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी और दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहां साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है ना? ये जर्मन इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। आप ये देखो, एक ये कार है ना? इसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, एक कार है और यहाँ पर आप देखो क्या है, स्टीयरिंग दो है। ठीक है, एक गाड़ी को दो चलाने वाले दो हैं, दो स्टीयरिंग लगी है। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, दो पार्टी थी जर्मनी में। एक आपकी पार्टी का नाम था डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरे का नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और आपका डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, ये दोनों ही पार्टियों को इतना वोट नहीं मिल रहा था कि दोनों जीत जाएं। ये दोनों हमेशा हार जाते थे और लास्ट में इन्होंने क्या किया कि आपस में गठबंधन कर लिया और ये जीत गए। ठीक है, अब ऐसे में क्या था, पहले तो ये लोग दूसरे से कंपटीशन करते थे, लेकिन इन्हें पता चला कि भाई जीत ही नहीं पा रहे, हारे जा रहे हैं हमेशा, है ना? 2 वोट इन्हें मिल रहा है, 2 वोट इन्हें मिल रहा है, 3 वोट इन्हें मिल रहा है, जबकि होना कितना चाहिए, 4-5 ऐसे होना चाहिए, 4-4। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि 2005 में इन्होंने क्या किया, गठबंधन कर लिया। और ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं भैया, वैसे गठबंधन की सरकार है, अलग अलग नीतियों पे इनकी अलग अलग राय हो जाती है, कई बार कोशिश भी करते हैं, कई बार अलग नीतियों को पालन करते हैं, कोई अलग नीतियों का, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग पक्ष जो है वहां साथ मिलकर एक सरकार चला रहे हैं। तो साथ मिलकर अगर सरकार चलानी है तो कुछ उनकी बात माननी पड़ेगी, कुछ उनको हमारी बात माननी पड़ेगी, तभी चल पाएगी। तो ये एक इसका बेहतरीन एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सत्ता की साझेदारी भाई क्यों जरूरी है, भाई बताइए। तो लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्यों ऐसा क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो विभिन्न समूह, सामाजिक समूह के बीच संतुलन बना रहता है। किसी एक को ऐसा नहीं लगता कि भाई इन्हें ज्यादा अधिकार मिल रहा है ना? अगर ना भी मिल रहा हो तो कई बार हमें ऐसे फील होता है, तो अगर उन्हें भी समाज में हम उस मेन धारा में ले आए तो उन्हें पता चलेगा कि भाई ऐसा नहीं है। सत्ता की साझेदारी से देश में क्या बनता है भाई, शांति और स्थिरता बनाए रखती। मैं इतनी बार आपको शांति और स्थिरता बता दिया है कि आपके दिमाग में घुस गया होगा कि भैया साझेदारी बहुत ही अनिवार्य है। अब एक शब्द है युक्तिपरक, इसका क्या अर्थ होता है, युक्तिपरक। युक्तिपरक हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला, पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उलट होता है। ठीक है, तो युक्तिपरक यानी कि हानि लाभ, है ना, सावधानी पूर्वक जो भी हम हिसाब लगाकर कोई फैसला लेते हैं जो कि नैतिकता पर आधारित होता है। नैतिकता मतलब किसी मोरालिटी पर, एथिक्स पर होता है कि भाई जैसे नैतिकता क्या होती है कि हम किसी के साथ भेदभाव ना करें, है ना? कि कोई व्यक्ति इस धर्म का है, कोई व्यक्ति इस धर्म का है, तो हम कहें नहीं नहीं तुम अलग धर्म के हटो, दूर रहो।
तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं उसका अपमान है, ये तो मानवता के ही खिलाफ है कि नहीं आप इस धर्म के हो हमें छूना नहीं, आप उस धर्म के हो आप पानी नहीं पी सकते। तो ये तो नैतिकता के अगेंस्ट है ना, आप किसी का दिल दुखा रहे हो इस तरह से बोल करके, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो भी फैसला आपका कैसे किया जाए सोच समझ कर बड़ी सावधानी पूर्वक, नैतिकता पर आधारित होता है, हमेशा इसके उलट होता है वही क्या आपका युक्ति परक है। ठीक, दूसरा देखते हैं, ये आपका दिया हुआ है एक क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, ये आपके बुक में दिया हुआ है। तो एक होता है युक्तिपरक तर्क और एक है नैतिक तर्क। तो इसमें क्या होता है, युक्तिपरक में सामाजिक टकराव में कमी होती है, ये विभिन्न जो भी सामाजिक आपके समूहों के बीच टकराव और तनाव की आशंका को घटाता है। राजनीतिक स्थिरता, सत्ता का बंटवारा राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर राजनीतिक जो आपका बंटवारा करने से क्या हो जाता है, सत्ता का बंटवारा करने से जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसका कहीं ना कहीं एक स्थायित्व हमेशा बना रहता है। ठीक है, अब मान लो एक ये समुदाय है ये जीत गया और ये अलग ही धर्म का है, तो बाकी जो और समुदाय से पसंद करेंगे, विद्रोह करेंगे, लड़ाई होगी और एट द एंड क्या होगा, स्थिरता आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। बहुसंख्यक वर्चस्व से बचाव होता है यहाँ पर, किसमें, युक्तिपरक में, सोच समझकर काम किया जा रहा है। यहाँ से यहाँ पर बहुसंख्यक समुदाय की मनमानी और उससे उत्पन्न वाली हिंसा को रोका जाता है। ठीक है, कि जो लोग ज्यादा जनसंख्या में हैं उनकी मनमानी ये सब नहीं चल सकती है। यहाँ पर युक्तिपरक क्या है भाई, सोच समझ कर, हिसाब लगा कर, युक्ति मतलब बुद्धि का प्रयोग करके यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। दूसरा है नैतिकता, लोकतंत्र की आत्मा है भाई ये। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की मूल भावना और आत्मा है। भागीदारी का अधिकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रभावित होने वाले सभी नागरिकों की शासन में हिस्सेदारी होना चाहिए। जितने भी लोग हैं, है ना, जो कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रभावित होने वाले हैं, उन सभी नागरिकों का शासन में क्या होना चाहिए, हिस्सेदारी अनिवार्य होनी चाहिए। वैध सरकार, एक वैध सरकार वही है जिसमें सभी समूह अपनी भागीदारी से शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, है ना। तो भाई एक लीगल गवर्नमेंट, एक वैध सरकार वही है जिसमें सभी लोग अपनी भागीदारी से शासन व्यवस्था में अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हो। ठीक है, तो अगर हम एक लाइन में समझे तो क्या है, तो साझेदारी से ही समुदायों के बीच क्या होता है भाई, भरोसा पैदा होता है ना, जिससे देश में शांति, सम्मान, है ना, और भाई क्या होता है, देश की दीर्घकालीन एकता संभव हो पाती। मिलजुल कर रहेंगे तभी तो एकता संभव हो पाएगी, है ना। और उसके लिए क्या चाहिए, एक दूसरे का हम सम्मान करें, सभी को समान अधिकार मिले। तो सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है भाई, है ना। और उसके दो तर्क हैं, एक युक्ति परक तर्क है और एक मौलिक यानी कि नैतिक तर्क है। ठीक है ना, समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। एक आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है, ये आप बुक से पढ़ोगे, मैं छोटा सा इसका बस एक जिक्र कर देती हूँ। लेबनान में सत्ता का बंटवारा क्या हुआ था, एक स्टोरी है, ये आप पढ़ लेना, मैं आपको छोटा सा दिखा देती हूँ। खलील बेरूत शहर में रहता था, उसके माता पिता अलग अलग समुदाय से थे और शहर में विभिन्न धार्मिक समुदाय साथ रहते थे। यहाँ पर भी क्या हुआ कि अलग अलग समुदाय के लोग थे, तो यहाँ पर भी गृह युद्ध शुरू हुआ, लोगों के बीच हिंसा और तनाव फैल गई और जो खलील है ना, इसमें क्या होता है, मारा जाता है। तो ये भाई ये विक्रम है और ये बेताल है। तो ये स्टोरी आप पढ़ लेना, सेम वैसी है जैसे बेल्जियम और श्रीलंका की। तो ये आपका काम है, मैंने बस इसको थोड़ा सा बता दिया। अब बात करते हैं सत्ता बंटवारे के रूप क्या होता है, तो इसको देखते हैं। एक होता है आपका क्षैतिज और एक होता है ऊर्ध्वाधर। तो ये क्या होता है जानते हैं। तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच एक ही स्तर पर रहकर शक्तियों का बंटवारा, विभिन्न अंगों के बीच एक ही स्तर पर, स्तर कैसा है, एक, जैसे कि केंद्र स्तर एक स्तर है, उसके नीचे राज्य स्तर वो दूसरा स्तर है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर शक्तियों का बंटवारा, कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग ना कर सके। ठीक है, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना, ये क्या है, ये एक ही स्तर पर है, ये केंद्र स्तर पे है भैया, है ना। और ये क्या कर रही हैं, ये एक ही स्तर पर है, किसी कोई भी, ये सब एक दूसरे पर क्या है, अंकुश लगाने के लिए है, कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है, सबको सबका बराबर का काम दिया गया है। विधायिका नियम बना रही है, कार्यपालिका कार्य कर रही है, न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर रही है कि कोई ऐसा कार्य तो नहीं है जिससे जनता को परेशान किया जाए। तो सब एक ही काम पर फोकस है। ठीक है, तो किसी भी कोई भी क्या कर रहा है, इसका असीमित उपयोग ना कर सके। दूसरा है ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी कि वर्टिकल की बात कर रहा है, सरकार के विभिन्न स्तर उच्च से निम्न के बीच सत्ता का बंटवारा, इसमें संघीय सरकार का ढांचा भी कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, संघीय। तो इसमें क्या है, केंद्र जो कि सेंट्रल होता है, इसके नीचे क्या आता है, राज्य जो कि राज्य के लेवल पर वो होता है
स्वतंत्र होता है वो राज्य के हिस्सा देखता है, और स्थानीय जो लोकल लेवल पर कार्य किया जाता है जिसमें पंचायत, नगर पालिका ये सब आती है। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो 36 में क्या होता है, एक ही लेवल पर अलग अलग अंग काम करता है, जिसमें क्या क्या हो जाएगा आपका, विधायिका हो जाएगी, कार्यपालिका हो जाएगी, न्यायपालिका हो जाएगी। एक ही स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोई भी असीमित अधिकार किसी के पास भी नहीं है, सबके पास बराबर अधिकार है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कैसे ऊंचे से नीचे जा रहा है ना। और यहाँ पर भी सबका क्या है, बंटवारा किया गया है सत्ता की, भाई तुम ये वाला काम देख लेना, है ना, हम यहाँ वाला देख लेंगे, जो लोकल लेवल पर है वो पंचायत और नगर पालिका देख लेगी। तो इस तरीके से है। और अगर कहा जाए कि ऊर्ध्वाधर जो वितरण है, वर्टिकल आपका जो है ये किस में आता है, तो भैया ये देखा जाता है कि ये संघीय सरकार का एक तरीके से ढांचा माना जाता है। क्लियर। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पूरी तरीके से संघीय नहीं है, अर्धसंघीय देखने को मिलता है। ठीक, तो ये हमने देख लिया। तो भाई कैसे होता है बंटवारा, दो भाग में, एक है आपका हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। दोनों में अंतर क्या है, एक में एक ही जो अंग है वो सत्ता वो क्या कर रहे हैं, एक ही तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, अलग अलग लेवल पर। यहाँ पर क्या है कि ऊंचे से नीचे जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है, जिससे सत्ता का संतुलन बना रहता है। जैसे मैंने कहा ना कि इन्होंने कोई नियम बनाया तो इन्होंने चेक किया, इन्होंने क्या किया, उस पर समीक्षा की कि सारे काम अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं। तो ये सभी एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, एक ही अंग एक ही लेवल पर है, पर एक दूसरे की क्या करते हैं, अंकुश लगाते हैं, किसी के पास भी एक्स्ट्रा पावर नहीं है। और यहाँ पर ऊंचे से नीचे। ठीक, अच्छा, विकेंद्रीकरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण यानी कि इसके पास कोई काम है तो इसने इसको सौंप दिया कि भाई तुम देखना। इसके पास कोई वैसा काम है जो कि हर जगह ये नहीं पहुंच पा रहा, तो उसने कहा भाई पंचायत वाले भैया तुम देख लेना, उस गांव में दिक्कत हो रही तुम देख लेना। तो विकेंद्रीकरण अगर एक सिंपल सी भाषा में समझे तो क्या होता है कि निचले स्तरों को अधिकार सौंपना, जो नीचे वाले स्तर हैं उन्हें क्या करना है, अधिकार सौंपना ही क्या कहलाता है, आपका विकेंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सत्ता बंटवारे के रूप। भाग 2, एक सामाजिक समूह होता है और एक होता है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। वो क्या है, तो समुदाय सरकारें क्या होती हैं, विभिन्न भाषा और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। उदाहरण के लिए बेल्जियम की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, जहां पर डच, फ्रेंच, जर्मन, इन्हें संस्कृति, शिक्षा और भाषा से जुड़े मसलों पर अधिकार होता है, ये हमने पहले भी देखा। फिर हम बात करते हैं राजनीतिक दल। वो क्या है, तो लोकतंत्र में विभिन्न दलों के बीच सत्ता के लिए सीधी प्रतिस्पर्धा होती है। आप जानते हैं अलग अलग पार्टी होती है, उनके बीच में कंपटीशन होता है, जिसको वोट ज्यादा मिलते हैं वो जीत जाता है। जैसे हमने वहां का एग्जाम्पल देखा जर्मनी में कि वो जीत ही नहीं पा रहे थे तो उन्हें गठबंधन करना पड़ा। तो जब दो या अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, गठबंधन। सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधाराओं के पास जाती रहती है ना। जब हम किसी एक पार्टी को वोट देते हैं, जैसे ए पार्टी को वोट हमने दिया है ना, उसको हमने देखा और हमें उसका काम अच्छा नहीं लग रहा, हमको लग रहा नहीं भाई ये तो अलग ही काम कर रहा है, ये तो हमारे बीच में फूट डाला है, तो हम दोबारा जब आता है तो दोबारा वोट किसको देते हैं, दूसरी पार्टी को। तो इस तरह क्या होता है भाई कि अलग अलग विचारधाराओं के पास सत्ता आती जाती रहती है। इसलिए देखो हमारे प्रधानमंत्रियों के नाम चेंज होते रहते हैं, प्रधानमंत्रियों की जो वो होती है टीम चेंज होती रहती है। कभी आप देखो सत्ता में बीजेपी गवर्नमेंट होती है, कभी कांग्रेस सरकार होती है ना, कभी सपा होती, कभी बसपा। तो अलग अलग विचारधाराओं को जनता क्या करती है, चूज करती है। ठीक, तो ये हमने समुदाय सरकार देख लिया और राजनीतिक सरकार। आरक्षित प्रतिनिधित्व क्या होता है, आरक्षित प्रतिनिधित्व वो होता है बेटा जो कमजोर वर्ग और महिलाओं को प्रशासन में उचित हिस्सेदारी देना। ऐसा वर्ग जो सालों साल शोषित हुआ है, जिसको कभी मौका नहीं मिल पाया है ना, जिसके पूर्वज हमेशा क्या रहे हैं बेचारे, शोषित हुए हैं, जिन्हें जल पीने का अधिकार नहीं मिल पाया, बहुत दिक्कतें हुई। ऐसे लोग जो किताब पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर रहे हैं, उनकी पूरी जनसंख्या एक पीढ़ी बड़ी दूर रही है जिसने सिर्फ दासत्व वाली जिंदगी जी है, तो उन्हें आरक्षित किया जाता है कि आओ भाई थोड़ा सा मेन धारा में आओ तुम भी, है ना। तभी तो तुम जब थोड़ा सा तुम पढ़ लोगे तभी तो आगे चल के आपकी जनसंख्या बढ़ेगी। आपके पापा ने थोड़ा पढ़ा तो आपको पढ़ा रहे हैं, उनके पापा ने थोड़ा पढ़ा, ऐसे ऐसे तो चलती जनरेशन ना। और महिलाएं जिनका शोषण हुआ, जिनसे घर के कार्य करवाए गए, है ना, कि तुम घर में करो, तुम्हें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, तो ऐसे वर्ग को थोड़ा सा हम आरक्षण देते हैं कि ठीक है तुम्हें थोड़ी सी, हम तुम्हारे लिए इतनी सीट निकाल दी है, तुम इसमें बैठ जाना, अगर तुम्हारे 10 में से 8 नंबर आ गए तो तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ये किया जाता है कि जो बहुत शोषित होते हैं। ठीक है, तो आरक्षित कौन है, जिन्हें उचित हिस्सेदारी देना होता है। क्यों, क्योंकि उनका बैकग्राउंड ऐसा है। अगर वो भी हमेशा उनकी तरह, जैसे मान लो मेरे पापा डॉक्टर हैं, मेरे पापा के पापा डॉक्टर हैं, मेरे पापा के पापा के भी पापा डॉक्टर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझ में वो लेगेसी चली आएगी, तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। पर वो व्यक्ति जिसका पिता किसान है ना,
जो शोषित हुआ, जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, तो उसको थोड़ा आरक्षण देंगे तभी तो मेहनत करके कुछ बन पाएगा, और जब वो बन जाएगा तो उसके आगे की जनसंख्या धीरे धीरे बनेगी, फिर धीरे धीरे ऐसे करके आरक्षण वाली जो नीति धीरे धीरे खत्म होगी। लेकिन हो ही नहीं पा रही क्योंकि लोग अच्छे से, उनको बेचारों को सुविधा पहुंच ही नहीं पा रही है। उदाहरण के लिए जैसे भारत में SC ST के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र है। SC ST आपने देखा होगा एक आरक्षित क्षेत्र है, एक हमारी कैटेगरी है, एक हमारी कम्युनिटी है जिनने बहुत शोषित हुए हैं, है ना। अलग निम्न जाति कहकर उन्हें बड़ा शोषण किया गया, उन्हें छुआछूत का बहुत सामना करना पड़ा, इसी वजह से उन्हें आरक्षण देना पड़ा कि भाई आओ, बहुत दबाया गया उन्हें, ठीक है। तो इन लोगों को क्या दिया है भाई, उन्हें आरक्षित किया गया है। इसमें अल्पसंख्यक व पिछड़े समुदाय को शासन में उचित स्थान मिलता है। ऐसे लोग जो संख्या में कम है ना, या जो पिछड़े समुदाय हैं, जो कि बहुत पिछड़े हैं, जिन्हें अभी आपको पता है कि आप लोगों ने एक न्यूज सुनी होगी कि मध्य प्रदेश में एक भील जाति के हैं, किसी जाति के जनजाति हैं, वो भील जाति हैं कि कोई ऐसी जनजाति हैं। अब उन्हें नहीं पता था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि बैंक में वो गए पैसा निकालने अपनी बहन के अकाउंट से, पर उन्हें ये पता नहीं था कि बैंक में पैसा निकालने के लिए थंब लगता है। तो बैंकर ने बोला कि भाई आप अपनी बहन को लेकर आइए तभी हम पैसा देंगे। उन्हें नहीं पता था, उनकी बहन की डेथ हो गई थी। तो वो क्या किए हैं, उन्हें खोद कर उनकी डेड बॉडी को ले जाकर क्या किए हैं, वहां पर बैंक में लेकर गए, बोले ये है डेड बॉडी, अब हमें पैसा दे दो। तो उन्हें नहीं पता है ना, अब उसमें उनकी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उन तक शिक्षा पहुंच ही नहीं पाई, वो लोग इतने पिछड़े हैं, उन्हें वो शिक्षा ही नहीं मिली है। तो ऐसे लोगों को आरक्षण दिया जाता है कि जैसे वो भी थोड़े से जागरूक हो, समाज को जाने, पढ़ाई लिखाई समझे, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, विश्व सबको समझे। तो ऐसे लोगों को क्या किया जाता है बेटा, उन्हें उचित स्थान दिया जाता है। दबाव समूह व आंदोलन, वो क्या होता है, हित समूह सीधे चुनाव नहीं लड़ते बल्कि नीतियों को प्रभावित करते हैं। हित समूह जो होते हैं, कई बार आपने बहुत सारे ऐसे नेता को देखा होगा जो चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा, उनकी बातें हम लोगों को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, नीतियों को प्रभावित करती हैं। सरकार अपने फैसले बदल देती है। क्यों? क्योंकि जनता उन विचारधाराओं को मानती है, ठीक है। जैसे कि आप भीमराव अम्बेडकर जी को देखें, गांधी जी को देखें, उनकी विचारधाराओं से बहुत लोग प्रभावित हुए, जबकि ये लोग कभी ऐसा चुनाव ना, बहुत मतलब गांधी जी ने तो ऐसा कोई चुनाव ना भी नहीं लड़ा कि हाँ उन्हें कुछ बनना था, लेकिन उनकी बातों से लोग प्रभावित होते थे, है ना। तो किसकी बात करते हैं भाई, वो सीधे चुनाव नहीं लड़ते बल्कि नीतियों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि व्यापारी उद्योगपति हो गए, किसान हो गए और मजदूर संगठन। हाँ, ये भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई बहुत बड़ा व्यापारी है ना, तो वो भी क्या कर सकता है, अपना एक कॉन्ट्रीब्यूट करता है। बड़ा उद्योगपति हो गया, किसान हो गया, आपने किसान आंदोलन देखा था कि भाई किसानों की जब मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने आंदोलन किया, है ना। आपने क्या बोलते हैं, बहुत सारे आपने अन्ना हजारी का देखा होगा, अनशन सुना होगा। तो अनशन करने से, अपनी मांग करने से ये क्या होता है, जो कि नीतियों को प्रभावित करते हैं कि भाई देश में अच्छा काम होना चाहिए, इस तरह का कार्य होना चाहिए। और मजदूर संगठन हो गए, है ना। आपने मूवी में देखा होगा कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारा बोनस बढ़ो। जब आप गांधी जी को पढ़ते हैं तो गांधी जी भी जब जाते हैं तो मजदूरों को क्या करते हैं, वो कहते हैं हमारा वो बढ़ाओ बोनस की वो परसेंटेज। तो इस तरीके से ये सरकारी समितियों में भी भाग लेकर ये आंदोलन कर सत्ता में साझेदारी बनते हैं। ये सरकारी जो समिति होती है उसमें भाग लेकर या आंदोलन करके साझेदारी बनते हैं। तो जरूरी नहीं कि सरकार में है, ये PM CM गवर्नर राष्ट्रपति बने हैं तभी है। कई बार क्या होता है कि आप सरकारी जो आपकी समितियां हैं उसमें भाग ले लीजिए, या आंदोलन करके आप क्या कर सकते हो, साझेदार बन सकते हो, है ना। जैसे गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन किए हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने आंदोलन किए हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ आप देखो, जब हमारे यहाँ किसान आंदोलन हुए थे भी रिसेंटली, तो ये क्यों होते हैं, सरकार के खिलाफ हम मोर्चा निकालते कि गलत हो रहा है, इसमें हमारी भागीदारी होती है, लोग क्या होते हैं, मिलते चलते हैं, साझेदारी होती है, जिससे सरकारें डरती हैं कि नहीं गलत बात है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ये सत्ता से हटा देंगे, है ना। ठीक है, तो ये हमने देख लिया भाई सत्ता बंटवारे के रूप, भाग 2 देख लिया। तो एक तो हमने ये देख लिया कि भाई क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या है, और दूसरा हमने देख लिया कि कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है ना। प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, कई बार जो प्रेशर ग्रुप, जैसे कि बहुत बार क्या होती है, हमारी नीतियां बदल जाती है पैसों वालों के बदले। आपने सुने होंगे कि बड़े बड़े उद्योगपति को बड़ा बड़ा टेंडर दे दिया जाता है, एयरपोर्ट उनके नाम पे हो जाता है, वो उनके नाम पे हो जाता है। तो कई बार प्रेशर में भी गवर्नमेंट डिसीजन ले लेती है। तो ये सारी चीजें प्रमुख शब्दावलियां हैं बेटा। तो ये आपका चैप्टर जो था ये इस तरीके से हो गया, जिसमें पावर शेयरिंग क्या होती है, 2 कहानियां थी, क्या क्या एग्जाम्पल था, वो सारी चीजें हमने समझ ली। अब कुछ इंपॉर्टेंट आपके शब्द हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए। और इतने तो आप लोग अपडेटेड हैं कि मोबाइल वगैरह आप चला रहे हैं, तो आप इंग्लिश इतनी आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है।
तो कुछ टर्म है उसकी बात कर लेते हैं कि वो क्या है, संघर्ष और नीतियां क्या होती हैं। पहले तो हम जानते हैं गृह युद्ध। ये क्या होता है, जब देश के भीतर विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई हो, है ना, जब देश के अंदर ही दो समुदाय के लोग आपस में क्या करते हैं, लड़ रहे हैं। बहुसंख्यावाद क्या होता है, जब बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा बाकियों पर हम थोपते हैं, जो ज्यादा संख्या में है ना, और जो कम संख्या पे हैं, तो बाकी संख्या वालों की जो इच्छा है वो कम संख्या वालों पर हम थोपते हैं, उनकी जरूरतों को अनदेखी करते हैं, वो बहुसंख्यावाद है। 36 बंटवारा क्या होता है, तो शासन के विभिन्न अंग, 36 मतलब ये विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा, है ना, एक बिल्कुल बराबर है शक्ति, किसी के पास कम ज्यादा नहीं, समान शक्ति है। नियंत्रण और संतुलन, इसके जरिए वह सुनिश्चित होता है कि कोई भी अंग अपनी शक्तियों का असीमित उपयोग ना करे, क्योंकि तीनों एक दूसरे पर नजर लगाए रहते हैं, है ना। भाई आप क्लास में 3 बच्चे हो और तो तीनों हो, तो आप क्या बोलते हैं, मैम ने मॉनिटर को बोल दिया तो वो सब पर ध्यान देगी कि तीनों में से किसी को वो नहीं हो जाए, चौथा पांचवा, सब पर वो ध्यान देते हैं ना कि कहीं इनको ये कोई शैतानी ना करे, ये शैतानी ना करे, ये शैतानी ना करे। तो यहाँ पर ये है कि सब एक दूसरे को क्या करते हैं, डरे भी रहते हैं कि कहीं विधायिका जाके बता ना दे न्यायपालिका को, मैंने कुछ कर दिया तो न्यायपालिका पकड़ ना ले, तो इसीलिए तीनों क्या करते हैं, मिलजुल कर बराबरी से काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे दी बच्चा। तर्क और औचित्य, युक्तिपरक क्या होता है, जहां पर हम हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर बुद्धिमानी पूर्ण डिसीजन, युक्ति मतलब बुद्धि, दिमाग का प्रयोग करके जब हम दिमाग से कोई फैसला करते हैं जिससे सावधानी पूर्वक कोई नुकसान ना हो, है ना, जैसे बेल्जियम ने किया। नैतिकता, जो अपने आप में उचित या सही है, जैसे लोकतंत्र में सभी समूहों की सत्ता में भागीदारी का मूल्य। नैतिकता यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि भाई वो वर्ग जो शोषित हुआ है, वैसे तो कितना शोषित हुआ, वहां पर पता नहीं कहाँ थी नैतिकता, लेकिन फिर भी जब हमारे पास अधिकार आए तो हमने उन वर्गों को कहा कि भाई आप मेन धारा में आओ, और आपको थोड़ा सा हमने आरक्षण दिया। तो ये क्या है, नैतिकता है, मोरालिटी है। ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी ये क्या होता है, जब ये ऊपर से नीचे, ये हमने देखा ही कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा। इसका क्या महत्व होता है, इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है ना, एक दूसरे को अपना कार्य देते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, किसी पर भी जो बोझ नहीं पड़ता और ग्राउंड लेवल तक हमें समस्याएं देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये दिल्ली है ना, ये यूपी है, और भैया ये हमारा भारत है, इंडिया। अब इंडिया, यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कार्य है वो आपका केंद्र सरकार देख ले रही है। यूपी में है, ये एक राज्य है, यहाँ के जो सीएम है योगीनाथ, अपना जो राज्य लेवल पर कार्य है वो देख लेते हैं। बहुत सारे जिले हैं, अलग अलग जिले हैं, तो अलग अलग जिले में अलग अलग हमने नगर पालिका बना दी है ना, वो बना दिया है, पंचायत बना दिया है कि सब लोग अपना अपना कार्य करें। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो जमीनी प्रॉब्लम है, हर जगह की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो पाएगी। आप देखो कि आज गाँव में, नगरों में नई नई अच्छी रोडें बन रही हैं, लाइट्स जा रही हैं, वाईफाई पहुंच रही हैं, पेट्रोल पंप खुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है। उन्हें तो भाई सीएम कैसे जाएगा, क्या गांव गांव जा सकता है? इसीलिए क्या किया जाता है, सत्ता का बंटवारा किया जाता है, विकेंद्रीकरण किया जाता है कि सब तक सारी चीज हमें पहुंचे, एक पूरी चेन बनी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, प्रिंसिपल का, टीचर का और गार्ड वाले भैया का, आपका, तो आप लोग क्या है, ये पूरी एक चेन है। अगर आप ही गेट खोलो, आप ही पढ़ाओ, आप ही प्रिंसिपल हो, आप ही टीचर हो, तो आप थक जाओगे ना। तो इसीलिए एक पूरा काम बांट दिया जाता है और सारी चीजें हो भी जाती हैं। ठीक, तो ये हमने देखा जमीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान इससे क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्लियर है? तो भाई ये हमारा पहला चैप्टर पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया है। बड़े ही आसान भाषा में मैंने आपको कोशिश की है समझाने की। तो आई होप आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर लगी होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्लास कैसे लगी। थैंक यू सो मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।